वेलकम डियर स्टूडेंट। आज बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम। एक तो रिजिड सपोर्ट होगा और दूसरा जो होगा नॉन रिजिड सपोर्ट, या फिर रिजिड सपोर्ट की जगह पर हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम और रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम। ये दो चीज़ों पर हमें फोकस करना है। यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर एक फोटोग्राफ आपके सामने दिया है, उसको थोड़ा सा हल्के से समझ लीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। देखिए क्या होगा, ये जो रोप है ये रोप यहाँ पर फिक्स कराई गई है। हालांकि ये जो सेकंड पार्ट मैंने यहां पर दिखाया है, जो यहां पर दिखाया है, दिस इज यू कैन से एज गुड एज अ वॉल। तो वॉल जो होगी, वॉल के जो मॉलिक्यूल्स हो गए, दीज आर रिजिड, यू कैन से, वो खुद वहां से खुद की जगह छोड़ नहीं सकते, वो वहीं पर रहने वाले हैं। दीज आर नॉट चेंजिंग देयर पोजिशन। सो दैट मीन्स वॉल इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल और अ बेस्ट एग्जाम्पल राइट नाउ टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन एज अ रिजिड बॉडी, या फिर डेंसर बॉडी भी कह सकते हैं। तो ये जो है वॉल, वॉल एक्ट्स एज अ डेंसर मीडियम। और जो रोप है, रोप के सारे मॉलिक्यूल जो हो गए, रोप एज अ मीडियम के बारे में बात करें, क्योंकि वेव इसमें से ट्रैवल होने वाली है, तो रोप के हर एक मॉलिक्यूल को आप कह सकते हो एज अ रेयरर मीडियम। नाउ व्हाट यू कैन से, वेव इज ट्रैवलिंग, वेव इटसेल्फ इज अ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। एक तरीके से डिस्टर्बेंस है जो कि ट्रैवल हो रहा है आगे आगे। तो वेव जो है ये ट्रैवल हो रही है इस पर्टिकुलर रोप से। तो रोप के सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, रेयरर है। क्या है, रेयरर है। और जो वॉल है, वॉल के सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, इमेजिन कर लीजिए, डेंसर है। तो इस तरीके से होगा क्या, व्हेन अ वेव पल्स इज जनरेटेड ऑन द स्ट्रिंग। तो ये वेव पल्स जो है ये आगे आगे बढ़ते जा रही है। तो अभी क्या होगा, हम उस सिचुएशन पर आते हैं जहां पर वॉल पर ये जो वेव पल्स है, ये वेव पल्स ऐसी पहुंच चुकी है। यहां अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। देखिए क्या होगा, वेव की जो वेलोसिटी है, वेव की जो वेलोसिटी है और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, ये दोनों के बारे में समझ लीजिए। वेव जो है वो लेफ्ट से राइट जा रही है, और पार्टिकल वेलोसिटी जो वो ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब ये जो पल्स है ये ऊपर जाती है। अभी क्या होता है, ये मॉलिक्यूल इसके एडजेसेंट मॉलिक्यूल पर फोर्स डेवलप करता है। तो कौन सा एडजेसेंट, समझने के लिए मैं यहां पर लाता हूं, इस मॉलिक्यूल पर मान लीजिए। तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, और ये मॉलिक्यूल इसको नीचे खींचेगा। मतलब होगा क्या, न्यूटन का जो थर्ड लॉ हम डिस्कस करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर जो होती है वो इक्वल और अपोजिट होती है, बस यही यहां पर काम हो रहा है। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल इसको ऊपर खींचेगा और ये मॉलिक्यूल इसको नीचे खींच लेगा। तो पल्स जो है आगे ऐसी मिल जाएगी। बस सेम सिचुएशन हो रही है, लेकिन ये कहां तक चलने वाला है, तो ये यहां तक चलने वाला है। अभी क्या होगा समझ लो, ये मॉलिक्यूल अज्यूम करके चलो इस मॉलिक्यूल पर फोर्स डेवलप कर रहा है। हालांकि ये इसको ऊपर खींच रहा है, ये इसको ऊपर खींच रहा है, और ये इसको नीचे खींच रहा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल यहां पर वॉल में फिक्स्ड है, ये कहीं पर भी मोमेंट नहीं करने वाला। तो आप ऐसे इमेजिन करके चल सकते हो कि इसने इसको होल्ड करके रख दिया, तो पूरी की पूरी ताकत से ये मॉलिक्यूल इसको ऊपर खींच रहा था, लेकिन किया क्या, इसने ही इसको पूरी तरीके से नीचे खींच लिया। सो एज ए एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये जो है वेव पल्स ऐसे रिटर्न जा रही है। तो इसका यहाँ पर एक ग्राफिकल इलेस्ट्रेशन है, जीआईएफ फाइल मैंने यहाँ पर डलवाई है, तो देखिए कैसे है। ये पल्स जैसे जा रही है, देखो यहाँ पर, यहाँ से चेंजेस हो रहे हैं। सो व्हाट कंक्लूजन वी कैन मेक फ्रॉम दिस वन, द वेरी फर्स्ट कंक्लूजन इज दैट, जो यहां पर आपको दिख रहा है, तो क्रेस्ट जो है, ये बच्चों क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ। क्रेस्ट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है एज अ ट्रफ। क्रेस्ट ट्रफ की तरह रिफ्लेक्ट हो रही है, या फिर अगर ट्रफ वहां पर पहुंचेगी तो क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्रेस्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट आप ले सकते हो। सेकेंड थिंग इज दैट, जो वेव पल्स अगर आप देखोगे, इसमें वेव वेलोसिटी को देखोगे, तो वेव वेलोसिटी बच्चों हो गई है रिवर्स। तो वेव वेलोसिटी देखिए ना, वेव वेलोसिटी जो है रिवर्स हो गई, और पार्टिकल वेलोसिटी भी देख लीजिए, रिवर्स हो गई है। सो वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी एंड वीपी, पार्टिकल वेलोसिटी, ये दोनों के दोनों क्या हुआ है, ये दोनों के दोनों रिवर्स हो गए, ये दोनों के दोनों रिवर्स हो गई है। सो वेव वेलोसिटी भी रिवर्स हो गई है, पार्टिकल वेलोसिटी भी रिवर्स हो गई है। और थर्ड चीज जो है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ लीजिए, ये आपको ऑप्टिक्स में भी इस्तेमाल करना है। और क्या चीज है, वो ये चीज है यहां पर, के जो फेज है,
जो फेज है, जो क्रेस्ट जा रही थी वो ट्रफ हो गई है। तो यहां पर फेज चेंज हो गया है, यहां पर फेज चेंज हो गया है। फेज चेंज कितने से हुआ है? तो देखिए यहां पर जब ये वॉल पर आई थी तो ये क्रेस्ट थी, लेकिन वॉल से रिफ्लेक्ट होने के बाद में ट्रफ हुई है। तो क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ, तो फेज चेंज बाय 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन आप बोल सकते हो। कितने से फेज चेंज हुआ? पाई रेडियन से फेज चेंज हुआ। यहां पर फेज चेंज पाई रेडियन हो गया। तो बच्चों ये एक चीज हो गई है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। अब सोचोगे ऐसा एग्जाम्पल कहां पर होता है जिसमें कोई रोप को वॉल से फिक्स करा दे? बच्चों ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। आगे चलकर हमें गिटार से रिलेटेड भी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पर है कि गिटार में जैसे आप इसको जो स्ट्रिंग होती है उसको फिक्स कर देते हैं दो एंड्स पर। तो फिक्स है मतलब जो दो पॉइंट जहां पर मैंने उसको टाइट करके रख दिया है, राइट, फिक्स करा के रख दिया है, तो वो पॉइंट तो फिक्स हो गए, सो दैट विल एक्ट एज अ रिजिड सपोर्ट देयर। गॉट इट? तो ये एग्जांपल हमें आगे लेना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड या फिर रेयरर मीडियम से लेते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम एग्जांपल में कैसा लेने वाले हैं कि मान लीजिए यहां पर कोई एक रॉड है और इस रॉड में एक रिंग जो है, एक हुक होगी या एक रिंग होगी, ये रिंग को अंदर डाल दिया है। तो और रिंग जो है एक रोप से कनेक्ट कर दिया। तो कोई अगर यहां से एक पल्स डेवलप करता है, एक रोप में पल्स डेवलप करता है, तो ये पल्स जो होगी, है ना, तो ये जो बम्प या फिर पल्स जो होगी, ये जो है ये आगे आगे ट्रेवल हो रहा है। तो बस वही न्यूटन का लॉ अप्लाई हो रहा है एक्शन रिएक्शन पर। ये आगे वाले पॉइंट को ऊपर उठाती है और ऊपर वाला आगे वाला पॉइंट इसको नीचे खींचता है। तो ये पल्स आगे आगे जाती है। तो आगे आगे जाते समय मान लीजिए ये रिंग तक आ गया। अभी क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल है ये रिंग को एज अ मॉलिक्यूल ट्रीट करेगा और रिंग को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। और रिंग को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा तो होता क्या है? रिंग इज फ्री टू मूव। सो यू कैन इमेजिन राइट नाउ एज अ रोप जो है दैट इज एक्टिंग एज अ डेंसर मीडियम, और जो रिंग है दैट रिंग एक्ट्स एज अ रेयरर मीडियम। तो जो रोप है, रोप एक्ट्स एज अ डेंसर मीडियम, और रिंग जो है रिंग एक्ट्स एज अ रेयरर मीडियम, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल जो कि फ्री मॉलिक्यूल्स है दैट कैन इजीली मूव, ये इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये यहां तक हो गया। अभी होगा क्या? ये रिंग ऊपर उठ जाएगी। ये रिंग जैसे ही ऊपर उठ जाएगी, मान लीजिए यहां तक हो गई, तो ये रिंग जैसे ऊपर उठ गई है, रिंग जैसे ऊपर आ गई है, तो इसकी वेट की वजह से, इसके मास की वजह से ये वापस नीचे जाएगा। तो जैसे ही ये यहां पर आया तो रिंग खुद वापस नीचे आती है। तो रिंग एक बैक जर्क प्रोवाइड करती है, और रिंग ने बैक जर्क प्रोवाइड किया, तो उस बैक जर्क की वजह से ये वापस से जो पल्स है रिवर्स हो गई है। तो यहां पर बच्चों देख लीजिए, पार्टिकल वेलोसिटी जो है, पार्टिकल वेलोसिटी जो है इट इज नॉट रिवर्स्ड। पार्टिकल वेलोसिटी वैसे ही है, लेकिन वेव वेलोसिटी अगर माने तो वेव वेलोसिटी यहां पर बच्चों रिवर्स्ड हो गई है। और फेज चेंज कुछ हुआ है क्या? फेज चेंज कुछ हुआ है क्या? तो देखिए जो क्रेस्ट था वो क्रेस्ट ही वापस जा रहा है। तो फेज चेंज के बारे में बोल दो नो, या फिर फेज चेंज के बारे में बोल दो जीरो। कितना फेज चेंज हुआ? जीरो हुआ। यह एक इलिस्ट्रेशन के लिए एग्जांपल दिया है। तो राइट, क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज अ क्रेस्ट, क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज अ क्रेस्ट। गॉट इट? तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है यहां पर जो आप इजीली देख सकते हो। फिर वापस आगे के पॉइंट पर हम जाते हैं। आगे के पॉइंट पर हम जाते हैं, वो क्या है समझ लो। तो आगे का जो पॉइंट है वो है ट्रांसमिशन ऑफ वेव। जो मैं बात कर रहा हूं रेयरर और डेंसर, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यहां पर दिया गया है। देखिए सिचुएशन ऐसी है कि यहां पर एक हेवी रोप है और यहां पर एक लाइट रोप है। तो अभी मैं जो पल्स या वेव जनरेट करने वाला हूं वो लाइट रोप में करने वाला हूं। तो कंपैरेटिवली अगर बात किया जाए, तो ये जो हेवी रोप है दैट इज डेंसर, और जो ये लाइटर रोप होगा दैट विल बी ऑब्वियसली जो हल्का है वो रेयरर। यहां पे अज्यूम करके चलते हैं। तो यहां पर जो हमने वेव पल्स जनरेट किया वो कहां पर जनरेट किया है? रेयरर मीडियम में। कंपैरेटिवली अगर बात करें तो ये रेयरर मीडियम में, एंड दैट वेव पल्स इज प्रोपोगेटेड। तो होगा क्या, किस तरीके से? आफ्टर इफेक्ट यहां पर दिया गया कुछ इस तरीके से। तो होगा क्या देख लीजिए, ये जो इंसिडेंट वेव थी दैट इज रिफ्लेक्टेड, तो ये क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ, क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ, राइट। लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट जो है अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एक वेव ट्रांसमिट हुई है। और ट्रांसमिशन के बारे में अगर बात करूं तो देखिए ये क्रेस्ट थी, तो ट्रांसमिटेड वेव भी क्रेस्ट ही है। इंसिडेंट वेव अगर क्रेस्ट है तो ट्रांसमिटेड, बात समझ में आ रही है, ट्रांसमिटेड जो पल्स है वो भी क्रेस्ट ही है। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो
जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, बिकॉज दिस इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, तो क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रिप। अभी एक चीज है जो यहाँ पर डायग्राम में नहीं दिख रही है, यहाँ पर जो डायग्राम में समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, तो वैसे नहीं होगा। एम्पलीट्यूड पर फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूँ, एज एन एक्स्ट्रा पार्ट आपके लिए होगा, समझ लो। यहाँ एक एनिमेशन है, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है, देख लीजिए क्या होता है। जो अभी वापस से देखिएगा, जो इंसिडेंट पल्स है ये क्रेस्ट आ रही है, यहां इंटरफेस पर क्या हो रहा है, तो यहां इंटरफेस पर देख लीजिए, देखिए ये ट्रांसमिटेड वेव है और ये रिफ्लेक्टेड वेव है। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड थोड़ा कम है, किससे, इंसिडेंट वेव से। इंसिडेंट पल्स जो थी उससे उसके एम्पलीट्यूड से ये एम्पलीट्यूड कम है, और जो रिफ्रैक्टेड पार्ट आ रहा है, ट्रांसमिटेड पार्ट आ रहा है, वो ट्रांसमिटेड पार्ट में एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है। तो इस पर हमें बच्चों एक इक्वेशन है वो जो मैं आपको देने वाला हूं, बट पहले आपको ये समझ में आ गया कि दिस इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, और इसमें ट्रांसमिशन ऑफ वेव भी हो रहा है, और ट्रांसमिशन कंपलसरी, ट्रांसमिशन में कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है कंपलसरी। इसके बाद आप ध्यान में रखो, ट्रांसमिशन में कोई फेज चेंज नहीं होगा, या तो रेयरर करे या डेंसर करे, ट्रांसमिशन में कोई फेज चेंज नहीं होने वाला है। ट्रांसमिशन में कोई फेज चेंज नहीं होने वाला। फेज चेंज कहां होता है, यहां जो रिफ्लेक्शन हुआ है। सो इफ इंसिडेंट रे जो है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम कोशिश कर रही है, तो यहां पर फेज चेंज होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now the second thing is that the wave allowed to pass through denser medium, तो डेंसर मीडियम से ये वेव पल्स आ रही है, और सेकंड यहां पर जो रोप लगाई गई है दैट इज रेयरर। तो जैसे ही ये पल्स आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए हमने अभी पढ़ा है द रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम, क्योंकि ये जो इंटरफेस मुझे दिख रहा है यहां पर जो इंटरफेस दिखा रहा हूं मैं, तो ये रेयरर की तरह काम करेगा, ये डेंसर की तरह काम करने वाला है। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम, क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट, क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट, लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट यहां पर ट्रांसमिट हुआ है, तो ट्रांसमिटेड जो है, देखिए ये क्रेस्ट ही ट्रांसमिट हुआ है, मतलब अगर इंसिडेंट क्रेस्ट है तो ट्रांसमिटेड क्रेस्ट ही होगा। सो ट्रांसमिशन में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, बट बिकॉज दिस इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम, रिफ्लेक्टेड रे जो है उसमें नो फेज चेंज, एज इट इज गया है, लेकिन ट्रांसमिटेड भी यहां पर दिख रहा है। यहां एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को और आगे हमें डिस्कस करना है, वापस से मैं इस स्लाइड पर वापस आने वाला हूं, फिलहाल के लिए देख लो आप। देखिए एम्पलीट्यूड जो इंसिडेंट का था और रिफ्लेक्टेड का है, एम्पलीट्यूड में बदलाव आ रहा है। अभी ये एम्पलीट्यूड इतना है, ये एम्पलीट्यूड इतना है, तो रिफ्रैक्टेड ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड थोड़ा देख लो, ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ रहा है, समझ लो ये एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, तो ट्रांसमिटेड बढ़ा है। देखिए यहां पर पूरी तरीके से एनर्जी कॉन्जर्वेशन ही काम करने वाला है। तो पहले आगे वाला पॉइंट कवर करा लेते, फिर वापस यहां पर आने वाला हूं। यहां पर बच्चों आपके लिए एक इक्वेशन तैयार करके दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आपको ये सिर्फ लर्न करके रखना है। तो यहां मैंने क्या किया, ये एम्पलीट्यूड जो होगा ये एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव होगा, और अगर यहां से रिफ्लेक्शन मिलेगा तो समझ लीजिए जैसे अभी हमने दिखाया ये इंसिडेंट है, तो थोड़ी देर बाद ये अगर ट्रांसमिटेड है तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड, और अगर यहां पर ये वेव बन रहा है, सो दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ, सॉरी एक्सट्रीमली, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, और दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड। समझ में आ रहा है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट पल्स, फिर रिफ्लेक्शन के बाद में, या फिर यहां पर रिफ्लेक्शन हो गया तो उसके बाद में एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन और एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिशन। अभी इसमें हमारे पास दो अलग अलग मीडियम है, तो पहला जो मीडियम जो भी होगा उसकी वेलोसिटी, उसको मीडियम 1 कर दूंगा और दूसरे को मीडियम 2, तो इसमें वेलोसिटी v1 है और इसमें वेलोसिटी v2 है। तो सबसे पहले अभी इसको एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला जाता है, लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखना है, वो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड इज, जो सेकंड मीडियम है उसकी वेलोसिटी माइनस फर्स्ट मीडियम उसमें वेलोसिटी जो थी, इन दो वेलोसिटीज का डिफरेंस कंपलसरी देख लीजिए। एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं मैं एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, तो रिफ्लेक्टेड के बारे में बात कर रहा हूं, तो v2 सेकंड मीडियम की वेलोसिटी डिवाइड बाय फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी, सॉरी माइनस फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 इंटू ai, और ट्रांसमिटेड जो है वो ट्वाइस ऑफ v2, ट्रांसमिटेड जिस मीडियम में जा रहा है उसका ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय v1 प्लस v2 इंटू ai। तो यहां तक ये ध्यान में रख लो, इसमें तीन कंक्लूजन है। सबसे पहला कंक्लूजन, अगर
दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो दोनों मीडियम में अगर वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब ये हो रहा है, देखिए वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू, टेंशन इन अ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय म्यू. व्हाट वाज म्यू? म्यू वाज मास पर यूनिट लेंथ. इट वाज मास पर यूनिट लेंथ. तो दोनों स्ट्रिंग में टाइटनेस मैंने अगर सेम मान लीजिए, सेम करके रखा है. और अभी क्या हुआ है, अगर अगर देखिए दोनों में वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब है कि दोनों का मास पर यूनिट लेंथ भी सेम होगा. मतलब दोनों रोप जो है वो सेम ही है, कोई अलग अलग रोप नहीं है, या फिर दोनों जो है आइडेंटिकल हो रही है यहां पर. तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करो तो ये 0 आ जाएगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, वो जो है एज इट इज पास होते रहेंगे. मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है यहां पर. तो आप एक रोप ले लो और उसमें जर्क दे दो तो पल्स है एज इट इज पास हो रही है. सेकंड केस में देख लीजिए क्या होता है, सेकंड केस में देख लीजिए क्या होगा. v2 लेस देन v1, अगर इसमें वेलोसिटी, इसमें सेकंड में वेलोसिटी कम है, इफ v2 लेस देन v1, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि डेंसर मीडियम जो होता है उसमें जो स्पीड है वो कम होगी. देखिए जब हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो डेंसर में जाने के बाद लाइट की स्पीड घट जाती है. उसी तरीके से आप इस पे से भी कंक्लूजन करा सकते हो. अगर v2 की स्पीड v1 से कम है, मतलब डेफिनेटली जिसमें स्पीड कम है वो कंपैरेटिवली डेंसर है. तो यहां पर ये सेकंड जो होगा डेंसर होगा. इससे होगा क्या, अगर ये सेकंड मीडियम डेंसर है तो यहां पर जो पल्स आएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्रेस्ट जो है वो ट्रफ होके जाएगी. मतलब एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड माइनस आना चाहिए. होता है क्या देख लीजिए. इफ v2 लेस देन v1, अगर ऐसे है तो v2 लेस देन v1 यहां पर निगेटिव आ जाएगा. तो निगेटिव आने की वजह से इसमें क्या होगा, जो क्रेस्ट गया है वो रिफ्लेक्ट होगा यहां पर ट्रफ की तरह. सो क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ. ये पहला पार्ट हो गया. अभी ट्रांसमिशन के बारे में क्या होगा, ट्रांसमिटेड के बारे में क्या होगा. तो ट्रांसमिटेड में तो आप फार्मूला आपके पास है ही है, तो ट्रांसमिटेड भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. v2 लेस देन v1 मींस सेकंड मीडियम इज डेंसर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और जो रिफ्लेक्टेड है एम्पलीट्यूड वो क्या है यहां पर बच्चों, निगेटिव है. और फेस चेंज कितना हुआ, पाई हुआ. लास्ट केस पर बात करते हैं. इफ v2 ग्रेटर देन v1, अगर सेकंड मीडियम में स्पीड ज्यादा है, सेकंड मीडियम में स्पीड ज्यादा है फर्स्ट मीडियम से, तो डेफिनेटली जिसमें स्पीड ज्यादा है वो कंपैरेटिवली रेयरर होगा. तो अगर ऐसा है तो सेकंड मीडियम विल एक्ट एज अ रेयरर. तो अभी इसमें क्या होगा, आपको वो सिचुएशन समझना है. इफ v2 ग्रेटर देन v1 अगर है तो यहां पर at ग्रेटर देन ai होगा. समझ लो कैसे, ये ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड विल बी ग्रेटर देन ai, क्योंकि v2 बड़ा है उसका डबल करवा दिया, और यहां पर तो एडिशन ही है डिवीजन में. तो कहीं ना कहीं ट्रांसमिटेड वेव है वो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड से भी बड़ा है. तो मैं जैसे आपको बताया कि ये डायग्राम पर हम काम करने वाले हैं, बस यही सिचुएशन है बच्चों. देखिए ये एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट था, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड इज मोर. ये यहां पर कंक्लूजन बन रहे हैं. तो कुछ इस तरीके से हमें उसको समझना है. अभी एक क्वेश्चन करवा के ले लेता हूं मैं, बस यहीं पे आप हमारा डिस्कशन रुक जाएगा. यहां पर दो स्ट्रिंग्स है 1 और 2 टाइड बिटवीन टू फिक्स्ड सपोर्ट्स. तो दोनों में टेंशन सेम ही है, टेंशन इज सेम इन बोथ, ठीक है. उसके बाद में यहां पर दिया है टेंशन इज सेम, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ 2 इज मोर देन दैट ऑफ 1. तो ये μ1 है, ये μ2 है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन μ1. क्वेश्चन इज अबाउट एक्सप्लेन विच स्ट्रिंग इज डेंसर. अच्छा आप बोलोगे मास पर यूनिट लेंथ अगर ज्यादा है, मास पर यूनिट लेंथ अगर ज्यादा है तो वो डेंसर होनी चाहिए. तो उससे कंक्लूजन नहीं करना है बच्चों. कंक्लूजन इस पर करना है कि वेलोसिटी जो है वो फॉर्मूला रूट टी बाई म्यू है. क्योंकि टेंशन अगर अलग अलग होता तो ये कंक्लूजन निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता. तो टेंशन सेम दिया है, सो नाउ यू कैन से v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ म्यू. तो सीधे सीधे μ2 ग्रेटर देन μ1 अगर है तो v2 लेस देन v1 होना चाहिए. जिसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है, जिसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है उसकी वेलोसिटी होने वाली है कम, जिसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा उसकी वेलोसिटी होने वाली कम. मतलब सेकंड मीडियम जो है दैट विल एक्ट एज अ डेंसर मीडियम एंड फर्स्ट विल एक्ट एज अ रेयरर मीडियम. गॉट इट.